पिछले क्लास में हम क्या स्टार्ट किए हुए थे? स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझे थे। स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेस क्या निकल के आया था कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के कारण उसमें डिफॉर्मेशन आता है और मटेरियल उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा। उसके कारण मटेरियल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या बोले थे? स्ट्रेस बोले थे। ठीक है, तो स्ट्रेस कब डेवलप होता है? व्हेन बॉडी इज रेस्ट्रेन अगेंस्ट रेस्ट्रेंड हो या कॉन्स्ट्रेंट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन हो। अगर उसका डिफॉर्मेशन को हम रेसिस्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। यहाँ तक क्लियर था सबको? यस सर। यस सर। स्ट्रेंथ क्या निकल के आया? स्ट्रेंथ क्या है कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आपका बॉडी के अंदर विदाउट फेल्योर आपका उसी को स्ट्रेंथ कहा सर आ जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच ए बॉडी मटेरियल कैन रेसिस्ट विदाउट फेल्योर इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। तो ये मटेरियल का क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये आपका शेप, साइज, एरिया, लोड इस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन स्ट्रेस आपका क्या है? लोड और एरिया पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेस आपका किस पे डिपेंड करेगा? लोड और एरिया पे। यहाँ तक क्लियर था सबको? अभी स्ट्रेस और प्रेशर में आप लोगों को कल डिफरेंस बता दिए थे। तो प्रेशर आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस आपका टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल लगता है सर। स्ट्रेस नॉर्मल और इंक्लाइन दोनों लग सकते हैं। वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था। डायरेक्शन टेंसर में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस सर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस। ठीक है, तो स्ट्रेस का 9 डायमेंशन हो सकता है। स्ट्रेस को हम ये आगे आपको पता चलेगा। स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता। यस सर। लेकिन टेंसोमीटर की मदद, लेकिन प्रेशर को मेजर किया जा सकता है सर। यस प्रेशर को मेजर डिवाइस से सर प्रेशर मेजरिंग। हम लोग का क्लियर है। यस सर। आज जो पढ़ेंगे, आज क्या है आपका? स्ट्रेस का टाइप पढ़ना है। आज जो आपका होगा वो क्या पढ़ना है? स्ट्रेस का टाइप। स्ट्रेस टाइप। तो स्ट्रेस का टाइप पढ़ना है। तो स्ट्रेस को दो पार्ट में आपका क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है आपका दो टाइप का निकल के आएगा आपका। पहले स्ट्रेस को अगर कहें तो दो पार्ट में आपका निकल सकता है। पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। पहला क्या होगा आपका? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल। दूसरा स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस। दूसरा क्या होता है? शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा आपका? एक नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, दूसरा शियर स्ट्रेस हो सकता है। अब नॉर्मल स्ट्रेस को समझते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? द स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स नॉर्मल टू द सेक्शन इज टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल टू द सेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, द स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स नॉर्मल टू द सेक्शन। इसको आप समझते हैं। डिफिनेशन बाद में लिख लीजिएगा, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी साथ साथ मत लिखिए, आगे लिख लीजिएगा। स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स नॉर्मल टू द सेक्शन। जो स्ट्रेस क्या होगा? नॉर्मल टू द सेक्शन होगा। तो नॉर्मल का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो अब जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आगे वाला पेज ही लेते हैं। ठीक है, तो आपका दो टाइप में स्ट्रेस को डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? द स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स नॉर्मल टू द सेक्शन इज टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आपका टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम फिर अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले नॉर्मल स्ट्रेस को समझते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में पहला आता है आपका एक्सियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के आपका नॉर्मल स्ट्रेस को फिर फर्दर आपको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में पहला क्या आएगा आपका? एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को फिर कैसे क्लासिफाई किए? एक्सियल। अब इसका दो तीन टाइप का स्ट्रेस आएगा। इसमें पहला है एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस किसको बोलेंगे? इफ द लोड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर इट वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्ट्रेस। अगर लोड क्या हो?
डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर। अगर एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर लोड लग रहा है तो उसको बोला जाएगा एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस किसका एग्जांपल है? आपका नॉर्मल स्ट्रेस का ही है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसका फिगर हम बना के रखे हुए हैं पहले से ही, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो दूसरा ये एक्सियल स्ट्रेस, इस चीज को अगर ये आपका मटेरियल है, ठीक है, तो ये हम क्या किए हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसके ऊपर पी फोर्स अप्लाई किया गया है। ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है ना, उसी के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे। इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा इसको क्या बोला जाएगा, एक्सियल स्ट्रेस बोला जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, या इसको आप पीछे समझना है तो इसको आराम से यहाँ समझ लीजिए। एक्सियल स्ट्रेस है, इसका अगर सिंपल हम फिगर बना दे, 3D में 2D में हम बना दे रहे हैं। 2D में अगर ये आपका क्या हुआ, मेंबर है, ठीक है, ये कंक्रीट का मेंबर बना, कोई भी आपका मेंबर है, रॉड मान लीजिए, इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, तो ये सेक्शन मान लीजिए हम रेक्टेंगुलर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर पीछे लिए तो यहाँ रेक्टेंगुलर ही लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, इसके एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ये सेंट्रोइड पे लग रहा होगा एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है, ये नॉर्मल स्ट्रेस कैसे हुआ कि आपका प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, ये वाला जो प्लेन है आपका अंदर भी होगा ना, कुछ भी डेप्थ आपका इधर पीछे भी होगा, तो इसके आपका क्या नॉर्मल है, इसलिए इसको क्या बोला गया, नॉर्मल स्ट्रेस बोला गया। और ये एक्सिस के अलोंग है तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सियल स्ट्रेस बोला जाएगा। ये आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। अगर इसको सामने से देखिएगा कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों हो सकता है। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस आएगा इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए आपका क्या हो गया, एक्सियल स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस को पता करना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, यहाँ सेक्शन कट कीजिएगा, इस छोटा सा पार्ट को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से ये वाला पार्ट को सिंपल आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज रिपीट हो रहा है सर, इको स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल टू द सेक्शन है, लोड आपका कहाँ लग रहा है, नॉर्मल टू द, एक सेक्शन कट किए, ठीक है, तो यहाँ पे पी लोड लग रहा है, तब इस सेक्शन को बाहर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो पूरा सेक्शन पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा, इसी को क्या बोलते थे, स्ट्रेस बोलते थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या होगा, अब यहाँ पर आते हैं, तो यही चीज आपको ये 3D में दिखाया गया है कि ये आपका मेंबर पी लोड लग रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को कट किए, तो ये पूरा सेक्शन पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म आपका ओवर द सेक्शन। तो स्ट्रेस क्या है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली आपका इसके ऊपर जनरेट हुआ, इसको सिग्मा बोल देते हैं। तो सिग्मा किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस। अगर यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट कंसीडर करें, ठीक है, इस पर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये है, लेकिन हम छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करें, इसी एरिया को बाहर बना दें, तो ये एरिया क्या, स्मॉल एरिया है, इसे स्मॉल एरिया को क्या लिखेंगे, डीए। एरिया क्या है, छोटा सा स्मॉल एरिया, ये डीए, इस पे आपका फोर्स कितना लग रहा होगा, डीपी फोर्स लग रहा होगा, स्मॉल स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस हर जगह कांस्टेंट निकल रहा है, स्ट्रेस कितना करते हैं, डीपी अपॉन डीए, ये छोटा सा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो छोटा सा एरिया ले लिए, डीपी बाय डीए। अब आपको टोटल फोर्स पी निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी को इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करना होगा, समेशन ऑफ डीपी निकालना, छोटा छोटा हर एक सेक्शन को इंटीग्रेट करके, तो आप टोटल आपका प्रेशर को, टोटल फोर्स कितना हो सकता है, फिर लोड कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, डीपी को इंटीग्रेट, डीपी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू डीए लिख सकते हैं, ये टोटल एरिया, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लोड निकल के आ जाएगा, पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह इसको लिखा जाता है, स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ये जो स्ट्रेस है आपका पूरा का पूरा क्या, यूनिफॉर्मली ओवर द सेक्शन है, तो इसको सिंपल स्ट्रेस बोलेंगे। अगर पूरा का पूरा सेक्शन पर आपका यूनिफॉर्म होगा,
अगर हर जगह सेम वैल्यू है तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल स्ट्रेस। इफ स्ट्रेस यूनिफॉर्मली ओवर द सेक्शन इट इज टर्म्ड एज सिंपल स्ट्रेस। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पहला जो स्ट्रेस आया नॉर्मल स्ट्रेस का पहला टाइप था एक्सियल स्ट्रेस। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है। फोर्स आपका क्या लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है। ये फोर्स क्या लाइन फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा आप इसको बताइए। जो लोड लग रहा है अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये लाइन फोर्स हुआ कि दूसरा फोर्स हुआ? लाइन फोर्स होगा। पॉइंट नहीं है सर, ये सरफेस के ऊपर लग रहा है ना, तो सरफेस को लाइन फोर्स क्या होता है, लाइन के अलावा लाइन के परपेंडिकुलर लगता, तब बोलते लाइन फोर्स। जो सरफेस टेंशन था ये तो लाइन पे लग रहा है, पूरा लाइन पे लग रहा था, ये लाइन पे नहीं लग रहा। ठीक है, ये लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन इधर है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस सरफेस पे अप्लाई किया होगा। पॉइंट लोड है लेकिन लग कहाँ रहा है, ये सरफेस के ऊपर लग रहा है ना, इस प्लेन के ऊपर लोड लग रहा है, ये सरफेस फोर्स है। पीछे का कंसेप्ट को अप्लाई करने सीखिए। ठीक है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ उसको अप्लाई करना आपको होगा। अच्छा, पूरा इरेज ही हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा जो टाइप का स्ट्रेस है एक्सियल स्ट्रेस समझ गया। दूसरा टाइप का जो स्ट्रेस है आपका बियरिंग स्ट्रेस होता है। क्या होता है, बियरिंग। तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेस देखिए कब लगेगा, कोई टेबल है आपका, टेबल के ऊपर क्या कर दीजिए, कोई ब्लॉक को रख दीजिए। ठीक है, टेबल के ऊपर अगर ब्लॉक को रख दिए तो ब्लॉक क्या करेगा, टेबल के ऊपर आपका क्या लग रहा है, टेबल के ऊपर स्ट्रेस जनरेट करेगा। या टेबल के ऊपर बुक रख दीजिए, बुक के ऊपर दूसरा बुक रख दीजिए, तो लोड बढ़ गया तो टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, हो रहा होगा कि नहीं। उस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। तो ये भी आपका क्या नॉर्मल स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बियरिंग स्ट्रेस। तो इट इज स्ट्रेस, इसको अगर डिफाइन करना है तो ये क्या हो सकता है, इट इज स्ट्रेस which develops, it is a stress which develops when one body is supported by another body। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस बोला जाएगा। इसका आप ज्यादा यूज स्टील में पढ़िएगा। इसको और दूसरे तरीका से समझ सकते हैं, स्टेशन पे गए, स्टेशन पे जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टील स्ट्रक्चर होता है ना। स्टेशन पे जो आप देखेंगे सारा चीज स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ था, स्टील का बना हुआ होता स्टील का। वहां पर कोई भी खंभा को देखिएगा। ठीक है, तो जैसे ये कॉलम हो गया, तो जो भी आपका खंभा हो, पोल हो, स्टील का जो पोल होगा उसके नीचे आपको प्लेट लगा हुआ होगा, तब नीचे जाके फिर कंक्रीट में ये प्लेट आपका फिक्स किया हुआ है, नट और बोल्ट से कंक्रीट के साथ इसको क्या किया हुआ है, सब फिक्स किया है। इस तरह देखिएगा कहीं नट और बोल्ट से प्लेट खंभा के नीचे में, फाउंडेशन के नीचे आपका प्लेट लगा हुआ है, इसको बेस प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस प्लेट। तो यहाँ पर जो कॉलम पे लोड आ रहा होगा, ये लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, इस पे होगा ना, तो इस पे जो स्ट्रेस आएगा इसको स्ट्रेस। हाँ, प्लेट पे जो आएगा, तो प्लेट के ऊपर कॉलम है या नीचे ग्राउंड है, कंक्रीट है, तो ये कॉलम है, इस पे क्या कर रहा होगा, स्ट्रेस लगा रहा होगा। इसको क्या बोलेंगे, बियरिंग स्ट्रेस। नहीं तो सबसे अच्छा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये आपका मान लीजिए टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर आप क्या कर दिए हैं, एक हम कोई ब्लॉक रख दिए हैं, इसके ऊपर आपका एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी ब्लॉक रख दीजिए टेबल के ऊपर, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, इसके तो ब्लॉक को अगर अलग बनाइएगा, दोनों को एक साथ देखिएगा तो ये स्ट्रेस आपका इंटरनल पार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका ब्लॉक क्या कर रहा होगा, टेबल के ऊपर लोड लगा रहा होगा, टेबल किसके ऊपर लगा रहा होगा, ब्लॉक के ऊपर। तो हम ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना दें, तो ब्लॉक के ऊपर आपका क्या लग रहा होगा, एक आपका नीचे से पूरा एरिया पर एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए हम पी लोड भी लगा दिए। ठीक है, इसके ऊपर हम पी फोर्स लगा दिए हैं, तो ये आपका इसके ऊपर पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे से इस पे क्या लगेगा,
तो इसके ऊपर आपका स्ट्रेस आएगा, तो यहाँ इसके यस एरिया सर, रजिस्ट करेगा। और आपका क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा पूरा एरिया पे, ठीक है, पूरा एरिया पे ब्लॉक के नीचे या इसके ऊपर भी। अगर ये अलग से फिर टेबल बना दीजिए तो टेबल पे भी क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो हमेशा बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव इन नेचर होता है, इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो बियरिंग स्ट्रेस आपका क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर होगा। क्लियर है? तो इस टाइप का स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। स्टील जब पढ़िएगा, स्टील स्ट्रक्चर, उसमें आपका इसका यूज होगा, ठीक है। फाउंडेशन में उस चीज को बोल सकते हैं बियरिंग, बियरिंग कैपेसिटी बोल दिया जाता है ना, तो बियरिंग स्ट्रेस है सॉइल के ऊपर। फाउंडेशन है आपका, यही चीज को फाउंडेशन में भी लागू कर सकते हैं। अब ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपका लोड आया तो नीचे से सॉइल पे एक लोड है, सॉइल भी इसके ऊपर लोड लगा रहा होगा ना, यहाँ पर क्या आएगा, बियरिंग स्ट्रेस आएगा। ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर भी आपका स्ट्रेस आएगा, ठीक है। दोनों का कंकड़ी बड़ी अलग अलग बना है तो इसके ऊपर आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इस टाइप का स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये भी आपका क्या नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, ये भी अलोंग द एक्सिस लग रहा है, तो इसका एक्सिस आपका मेंबर का अंदर इधर होगा ना, तो नॉर्मल टू दी सेक्शन है, इस सेक्शन के नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल था, नॉर्मल फोर्स का एक डिवीजन है। तो पहला हो गया एक्सियल फोर्स, दूसरा हो गया बियरिंग स्ट्रेस। अब तीसरा टाइप आता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये फिगर बना हुआ था, चलिए अब आइए बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब बीम को आप बेंड कीजिएगा, अगर बेंडिंग मोमेंट आप अप्लाई कीजिएगा तो स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द मेंबर। तो मान लीजिए जैसे दिख रहा है आपका, मेरे हाथ में कुछ है, इसको हम क्या किए, इसे बेंड कर दिए, ठीक है, इस पे बेंडिंग मोमेंट लगा दिए, तो ये चीज क्या हो गया, बेंड हो गया कि नहीं, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ, बेंड कर गया, बेंडिंग मोमेंट लगा है, इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा, तो बेंडिंग के कारण क्या हुआ, ये बीम है, तो ये आपका लेंथ है बीम का, लेंथ के अलाउंग, जैसे ये चीज मान लीजिए बीम है, या इसको और ऐसे समझते हैं, एक बीम बना ही देते हैं, इस तरह आपका बीम सपोर्टेड है मान लीजिए। अब इसको यही बीम है, यहाँ पर हम फ्रीली आपका रेस्ट कर रहा है, यहाँ सपोर्ट है, अब बीम के ऊपर मोमेंट लगा दिया गया, इधर से इसको बेंड कर दिया, मोमेंट अप्लाई कर दिए, इसके कारण क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर चला गया, ये कंप्रेस, बाहर वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस में कोई डिफ्लेक्शन आपका ये स्ट्रेट ही रहेगा। तो इस फिगर में तो हम थोड़ा अलग टाइप ज्यादा दिखा दिए ना, तो लेकिन आपका क्या होगा, नॉर्मल सेक्शन थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्रेशन में आ जाएगा, नीचे टेंशन में आ जाएगा, नीचे वाला टेंशन में आ जाएगा, कम हो गया ना, तो इसके ऊपर कंप्रेशन क्या है, टेंशन, इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस के कारण भी क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों निकल के आ सकता है। इसी बीम का प्री बॉडी 3D डायग्राम में हम इस तरह बना दिए, ठीक है। तो बीम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन है, तो ये चीज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 0 होगा, आगे पर बता, जब बेंडिंग पर आएंगे तब पता चलेगा, ये आपका स्ट्रेस यहाँ न्यूट्रल एक्सिस के पास 0 स्ट्रेस होगा, ऊपर बढ़ते जाएगा तो वैल्यू इसका इंक्रीज करता जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉप फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट पे कंप्रेशन है, नीचे वाला पार्ट पे क्या है, टेंसाइल है, नीचे वाला लेंथ इंक्रीज किया तो नीचे आपका क्या हो गया, टेंशन हो गया। बीम को ऐसे बेंड करेंगे तो आपका ऊपर कंप्रेशन आएगा, इस नीचे टेंशन आएगा। इसी को अगर उल्टा बेंड कर दें, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो ऊपर टेंशन आ जाएगा, नीचे कंप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन दिखा दिए, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा, टेंशन, नीचे कंप्रेशन, इसका जस्ट इसको बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें भी जो स्ट्रेस जनरेट हुआ वो नॉर्मल टू द सेक्शन है, ठीक है। बीम आपका ऐसे था, सीधा था, बीम क्या होगा, ऐसे टेढ़ा हो कर्व हो जाएगा, इसके ऊपर मोमेंट लगाएंगे, मेरे हाथ को देखिए तो इस तरह थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे। पहले दोनों सेक्शन क्या था, प्लेन था, तो ये भी अभी भी प्लेन रहेगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, तो नीचे वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इलोंगेट, पहले दोनों सीधा था इस तरह, ठीक है, अब क्या हो गया, इससे हो गया, तो ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नीचे थोड़ा सा इलोंगेट है, ऊपर आपका स्ट्रेस आएगा, नीचे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ये भी एक तरह का क्या नॉर्मल टू द सेक्शन लग रहा है ना, इसका अगर क्रॉस सेक्शन ये लेंथ था तो इसको सामने से देख रहे हैं, तो बीम को हम 3D में बना दिए हैं, ठीक है। तो बीम का लेंथ था इधर, इधर आपका विड्थ है और डेप्थ है,
तो इस सामने से अगर देखिएगा तो ये 3D में दिखेगा। तो इस पे भी आपका क्या ये एक्सिस आपका नॉर्मल टू द सेक्शन स्ट्रेस लग रहा है, तो ये भी आपका क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का आपका 3 टाइप का स्ट्रेस निकल के आ सकता है। क्या? पहला एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा आपका हुआ बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग तीसरा होगा स्ट्रेस, बेंडिंग। तीसरा बेंडिंग स्ट्रेस। यस सर। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी में भी टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको नया के इसको क्लियर नहीं होगा निकल जाएगा सर आप। ठीक है चलिए, अब इस पे क्या बोला जा रहा है, पीछे एक फिगर देखिए। अब यही आपका एक रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब सवाल पे आते हैं, स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले आगे आ जाते हैं तो कुछ आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये आपका बार था, एक रॉड है आपका, उसका लेंथ L है। ठीक है, लेंथ कितना है इसका L है, इस पे P फोर्स अप्लाई किया गया। P फोर्स हम इस पे लोड अप्लाई किए, इसके कारण क्या हो रहा है, तो ये आपका फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। बाहर की तरफ लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल। टेंसाइल है। लगेगा तो टेंशन है, तो इसके कारण क्या होगा, लेंथ में आपका इंक्रीज निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें लेंथ में इंक्रीज हो गया। तो लेंथ अब कितना हो गया, L प्लस डेल्टा हो गया। लेंथ कितना हो गया, L प्लस डेल्टा हो गया। अब इसको कहीं ये क्रॉस सेक्शन कट कर लीजिए, तो ये P फोर्स था, यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, तो यहाँ पर वही सेक्शन दिखाया गया। तो सेक्शन पे यूनिफॉर्मली आपका स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो ये स्ट्रेस हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, P बाय ए लिख सकते हैं। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, P बाय ए। तो पहला आपका यही हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय ए। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या हो गया आपका, फोर्स पर यूनिट। अब स्ट्रेस को मेजर किस में करते हैं, स्ट्रेस का आपका यूनिट बता दीजिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर स्क्वायर। जनरली न्यूटन आपको पर एमएम स्ट्रेस को स्क्वायर। जो शो किया जाता है, जनरली आप देखिएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में शो किया mm जाता है। स्क्वायर जनरली। यस, इसका आपका जनरली आपका न्यूटन पर एमएम, इसी को मेगा पास्कल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एमपीए बोलते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल। 10⁻6 पास्कल होगा। 1 टू द पावर 6, इसी को पास्कल भी बोला जा सकता है। न्यूटन फोर्स पर यूनिट एरिया को ही पास्कल बोल सकते हैं, इसी को पास्कल बोल दीजिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। अब जैसे इसको कन्वर्ट करना चाहिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको एमएम में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन तो ठीक रह जाए, मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 100 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर। एमएम में कन्वर्ट कीजिए, एमएम में कीजिएगा तो 1000 के 10 टू पावर आपका जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 10 टू पावर 6 आ गया ना, 6 हो जाएगा। यस 6 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा। 10 का पावर वैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया ना, तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लगाइएगा, तो ये आपका नीचे जाके फिर इधर जाए तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल आ जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 6। यहाँ से आप इसको हम कन्वर्ट करके बता दिए, तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसी को 1 मेगा पास्कल। यस, अब आता है स्ट्रेन। अब आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेन तो समझते ही होंगे, स्ट्रेन क्या होता है, जो बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेन भी समझ लीजिए। लोड अप्लाइड, सर डिफॉर्मेशन जो होता है सर। डिफॉर्मेशन। सर एक मिनट सर, और सर वो स्ट्रेस तो करना ही है सर। एक बार इतना ही स्ट्रेस मतलब हो गया सर, स्ट्रेस अभी नहीं हुआ है ना, उसमें एक एक करके जाएंगे, सवाल जाएंगे, तो अभी तो बेसिक खाली बता रहे हैं। अब सवाल पे तो आने दीजिए हमको, अभी उसमें बहुत सारा चीज है। अब हम थोड़ा थोड़ा सवाल भी आप लोग को साथ साथ कराने जा रहे हैं, तो उसी में जाएंगे तो बहुत कंसेप्ट है। तो आपके जो लेवल में अभी उसको पहले थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सवाल का प्रैक्टिस रोज करते रहिए। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा दिए वहां से समझिए, फिर सारा को हम रिलेट करते चले जाएंगे। फिर आपका अभी एक ही पार्ट बताया ना, नॉर्मल स्ट्रेस अभी बताया, टेंजेंशियल पर फिर जाना, सबका आपको ड्राइव करना, इसी में आपका बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। पहले यहाँ से ये चीज पहला समझ गए, स्ट्रेस समझ गए,
स्ट्रेन क्या होता है अब उसको समझते हैं। अब आते हैं स्ट्रेन पे, तो एक पेज ले लेते हैं, वहां से आपको बता रहे हैं स्ट्रेन। अब आपको स्ट्रेस अभी समझ गए, थोड़ा सा स्ट्रेन को देख। अब स्ट्रेन क्या है, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स की अप्लाई करने के कारण उसमें क्या होता है, शेप में चेंज आएगा या साइज में चेंज आएगा। उसी को क्या बोल देते हैं, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेन के टर्म में। तो जो डिफॉर्मेशन आएगा मटेरियल में उसको हम किस में टर्म में डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन की। स्ट्रेन को एप्सिलॉन बोला जाता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेन को कैसे डिफाइन कीजिएगा, जो आपका डिफॉर्मेशन निकल के आया पर यूनिट लेंथ जो बोला जाएगा उसको स्ट्रेन बोला जाएगा। तो डिफॉर्मेशन, इससे पहला जो एग्जांपल था उसमें डिफॉर्मेशन कितना निकल के आया, डेल्टा निकल के आया, लेंथ कितना चेंज निकल के आया। तो पहले लेंथ एल था, अब लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा हो गया। डिफॉर्मेशन डेल्टा निकल के आया है। स्ट्रेन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन आपका लिख सकते हैं जो चेंज इन लेंथ था बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना था इसका, एल था, तो एप्सिलॉन बराबर डेल्टा अपॉन एल। इसको स्ट्रेन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन। ठीक है। तो अगर किसी भी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कीजिएगा, फोर्स के कारण क्या होगा, उसका चाहे शेप में चेंज आ सकता है या साइज में चेंज आ सकता है। तो इसकी चीज को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो साइज में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, उसको डिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो डिफॉर्मेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्या नॉर्मल स्ट्रेन, इसको आप क्या बोलिएगा, नॉर्मल स्ट्रेन। अगर इसी को और क्लासिफिकेशन करें तो पहला आपका स्ट्रेन था, अब स्ट्रेन का भी क्लासिफिकेशन आ जाएगा। स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन है। स्ट्रेन क्या है आपका, डिफॉर्मेशन है। ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। अब उसी में पहला जो आता है निकल के, नॉर्मल स्ट्रेन निकल के आता है। पहला क्या आता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो गया, ये आपका है, इट इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेन का भी टाइप है। ठीक है। तो पहला इसका टाइप है नॉर्मल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है ओनली इन साइज। ठीक है। यहाँ पर शेप का बात नहीं किया जा रहा है, किसमें, ओनली इन साइज। दैट इज साइज, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। डिफॉर्मेशन में क्या हुआ यहाँ पर, ओनली इन साइज। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण सिर्फ साइज में चेंज आता है, शेप में चेंज नहीं आता है। ठीक है। पिछले क्लास में बताए थे, अगर स्ट्रेस आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आपका साइज में चेंज निकल के आएगा, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। साइज में चेंज हुआ तो आइदर एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल स्ट्रेन। तो एक्सटेंशन, तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल, डेल्टा अपॉन एल। डेल्टा क्या है आपका, चेंज इन लेंथ है। चेंज डेल्टा क्या इन है, लेंथ, चेंज इन लेंथ। और एल क्या है आपका, ओरिजिनल लेंथ है। एल क्या है, ओरिजिनल। और यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, यस सर। तो यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा इसमें हुक्स लॉ भी देख लेते हैं। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ पढ़े होंगे? yes sir, हुक्स लॉ क्या बोलता है, proportional to the extent to the elastic limit within elastic limit, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट सर होता है। पहले हुक्स विद लॉ इन को कहिए देख, कि अंडर द इलास्टिक लिमिट, बात बराबर होता है या? चलिए हुक्स लॉ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पूरा आपका डेफिनेशन पूरा बोलना होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर होमोजीनियस। तो मटेरियल आपका बोलना होगा, ये किसके लिए वैलिड है,
होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक। तो ये सारा टर्म पिछले क्लास में क्लियर कर दिए, जो भी नहीं देखे होंगे पिछला क्लास को यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक। अब किसके लिए? लीनियर इलास्टिक मेटेरियल। अब ये चीज नहीं पता लीनियर इलास्टिक क्या होता है, ये चीज अभी नहीं पता है, लेकिन हम समझा देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within its elastic limit. Yeah. वही चीज हो गया यहाँ पे। पहले बोलते लीनियर इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहाँ तक वैलिड होता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट, ये कहाँ तक वैलिड होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लेना होगा? एक हमको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दीजिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दीजिए, दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से आपका P बाय स्ट्रेन डेल्टा बाय कहेंगे, डेल्टा L बाय L भी लिख दिया जाता है, तो हम डेल्टा बाय L लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या है? डिफॉर्मेशन है। कई जगह आपका बुक में इसको डेल्टा L लिखता है, ठीक है। स्ट्रेन बराबर डेल्टा L बाय L भी होता है, तो हम डेल्टा लिख रहे हैं उस चीज को। तो ये चीज क्या हुआ? E बराबर P बाय डेल्टा बाय L। अब देखिए यहाँ से अगर हमको डिफॉर्मेशन निकालना है तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ से हम डेल्टा निकालना चाहेंगे PL upon फोर्स इनटू लेंथ इनटू एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चीज आपका क्या हो गया? शिवम क्या हुआ? माइक PL बाय A। लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बताया जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व लीनियर निकल के आना चाहिए। तो जिसका आपका लीनियर होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, उसी के लिए वैलिड है। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल, और इलास्टिक लिमिट के अंदर लीनियर होता है सर प्रोपोर्शनल लिमिट तक सर। प्रोपोर्शनल लिमिट आपका क्या होगा? लेकिन स्टील के केस में क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट एक ही पॉइंट पे मान लिया जाता है, ठीक है। तो स्टील के केस में प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। स्टील के केस में डिजाइन में अगर स्टील का डिजाइन किया जाता है तो तीनों पॉइंट को सेम ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अप टू आपका, लेकिन अगर आपको सवाल में प्रोपोर्शनल लिमिट है तो प्रोपोर्शनल लिमिट को तो आपको टिक करना होगा। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? अप टू प्रोपोर्शनल। ये कंफ्यूजन था, पूछने वाले थे लेकिन आप बताइए। ठीक है, अप टू प्रोपोर्शनल। अगर सवाल में दिया होगा तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है तो प्रोपोर्शनल लिमिट टिक करके आना है, ठीक है। तो यहीं तक आपका क्या होगा? लीनियर निकल के आता है, उसके बाद लीनियर नहीं होता है। तो हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? लीनियर इलास्टिक मटेरियल, जहाँ तक आपका कर्व लीनियर है वहीं तक, तो अप टू प्रोपोर्शनल। तो आपका डेल्टा बराबर क्या आएगा? PL अपॉन A निकल के आएगा, ठीक है। इस पे अब एक दो सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए पहले इसको बनाइए। अब यहाँ पर आपका ये समझ में आएगा, इसको किलो न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। लोड, अब जहां पर भी इंच है वहां सेंटीमीटर कर लीजिए, जहां पर भी इंच है सेंटीमीटर कर लीजिए उसको, तब आपको समझ में आएगा। ताकि फॉरेन राइटर का बुक से खींचा लिया हुआ ये फिगर। तो यहाँ पर किलो न्यूटन, तो अब आपको पढ़िए सवाल दिख रहा है कि नहीं सबको? यस सर, दिख रहा है। यस सर।
बनाते हैं सब। थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला सवाल है, इजी नहीं है, थोड़ा देखिए बन जाएगा इजी, ये समझिए। तो आपका क्या दिया हुआ है, शॉर्ट पोस्ट कंस्ट्रक्टेड सर फ्रॉम ए होलो सर्कुलर ट्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपका एक पोस्ट है, पोस्ट यानी कॉलम का छोटा सा पोस्ट है, होलो है। कॉलम छोटा वाला पार्ट है उसको शॉर्ट पोस्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए होलो सर्कुलर ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है होलो है, अंदर से आपका खोखला है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये आपका होलो सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका कैसा होलो सर्कुलर ट्यूब ऑफ एल्युमिनियम सपोर्ट एक कंप्रेसिव लोड ऑफ 26 किलो न्यूटन कर दिया, ठीक है। लोड आपका कितना लग रहा है, 26 किलो न्यूटन लग रहा है। 26 इनर किलोमीटर। एंड आउटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, बाहर आपका 4.5 है। तो यहाँ से 4.5 यहाँ तक का आपका डाया जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और बाहर का जो डाया लीजिएगा ये आपका 4.5। लेंथ आपका 16 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। द शॉर्टनिंग ऑफ द पोस्ट ड्यू टू लोड इज मेजर्ड इन 0.012 सेंटीमीटर। डेल का मान इसमें दिया जो हुआ लोड लग रहा है उसके कारण आपका शॉर्टनिंग डेल कितना का मान दिया है, सर। डेल का मान दिया चेंज हुआ इन लेंथ आपका डेल का आपका वैल्यू दिया हुआ है। यस, डेल का मान दिया डिटरमाइन है। द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द पोस्ट। तो यस आपको सर, ये निकल गया कंप्रेसिव लोड सर। लग रहा है ना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और यस स्ट्रेन सर, आपको फाइंड ये सर निकल गया निकाल सर। लेंगे सर। कैसे निकालिएगा, यस बोलिए निकालिए ना अब यहाँ। सर पहले सर कैसे एरिया निकालेंगे एरिया सर। निकाल देंगे सर। सर एरिया निकाल देंगे, 5/4 डिफॉर्मेशन एरिया दिया कैसे हुआ है। निकालना, 5/4 लोड आपका इंटू दिया हुआ है, D2 का लोड आपका स्क्वायर। दिया हुआ है सर दो 26 किलो न्यूटन। D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, वो यस सर, पावर 5/4। 5/4 यहाँ पे सिर्फ उसका आपको D1 थिकनेस दिया जाएगा सर। D2 यस सर। कर दें, इतना ठीक है। हमको तो पता पाए है आपका, सर। ठीक है, तो एरिया आपका निकल जाएगा 5/4 D1 का स्क्वायर यस D2 सर। यस स्क्वायर। तो सर। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, P/A हो जाएगा, ठीक है। यस यहाँ सर। पर इलोंगेशन का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो आपका पोस्ट ड्यू टू लोड था, तो इसका आपका कोई यहाँ पे निकालने का कोई जरूरी नहीं। अब स्ट्रेन यस भी सर, निकालना मतलब तब जरूरी है। स्ट्रेन स्ट्रेंथ आपका डेल क्या एल होगा, है सर। दिया हुआ है ओरिजिनल लेंथ तब तो दिया हुआ जरूरी है ना सर। है, तब ठीक है। तो तो बहुत डेल्टा सिंपल बाय है सर। डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अब देखिए इस सवाल में आप जहां पर भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जहां भी पढ़िएगा तो आपका इसका वेट को कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। काहे कि आपका जो भी मेंबर है उस पर जो लोड आएगा वो लोड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 26,000 किलो न्यूटन, ठीक है। तो लोड जो आपके आता है, कोई भी ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोड क्या आएगा, उसका जो सेल्फ वेट होगा उससे बहुत ज्यादा वेट निकल के आएगा। तो सेल्फ वेट आपका इसका वेट होगा कुछ, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सेल्फ वेट को हर जगह नहीं, लेकिन अगर सवाल में सेल्फ वेट कहीं अगर दे दिया तब आपको फिर उसको कंसीडर करना हो जाएगा। जब तक यस आपका सर, वो सेल्फ भी है वेट सर। नहीं दिया तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत पता सारा है। सवाल में क्या होगा, आपका सेल्फ वेट दिया हुआ होगा तब आपको उसका सेल्फ वेट लेके भी चलना है, ठीक है। लेकिन अधिकतर केस में आप क्या कीजिएगा, बीम है तो बीम का सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करना। अब इसी पर एक सवाल होगा, इसको देख लेते हैं। अब इस सवाल को बनेगा, सवाल तो पढ़िए नीचे एक कीजिए बार। सर। लेंथ डायमीटर। आप लोग मोबाइल में उसको स्क्रीन को आगे कर ले, अपने स्क्रीन को आप लोग जूम कर लीजिए। यस सर, यस सर। मेरे में जूम तो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर, ठीक है। तो इसको कीजिए, कैसे बनेगा एक बार देखिए। सर यहाँ पे जो है ना लोड के जगह पे सर सेल्फ वेट ले लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सर्कुलर स्टील रड ऑफ लेंथ एल, रड का लेंथ एल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, का डायमीटर डी दिया हुआ है, ठीक है, एरिया निकल जाएगा यहाँ से। तो आपका हैंग्स किया हुआ है एंड होल्ड्स वन बकेट ऑफ वेट डब्ल्यू, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, डब्ल्यू वेट का बकेट लगा हुआ है। ऑब्टेन ए फार्मूला फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस, तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का फार्मूला कैलकुलेट स्ट्रेंथ निकालना है सर। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द वेट ऑफ द रड इटसेल्फ, तो आपको क्या करना है, वेट, आपको वेट भी आपका लेना है रड का, तो रड के आपका वेट लेना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक वैल्यू आपका नहीं दिया, गामा आपको चाहिए इसमें, ठीक है, तो गामा आपको चाहिए, गामा क्या है आपका, इसका डेंसिटी है, वेट डेंसिटी ऑफ रड, ठीक है, ये चीज आपको एक चाहिए, रड का आपका वेट डेंसिटी पता होना चाहिए, तब क्या करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकल जाएगा। और मैक्सिमम स्ट्रेस आपको क्या पूछा, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका इसमें जनरेट होगा, तो कहाँ पे, तो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ आपका एक तो आपका नीचे कहाँ जनरेट हो जाएगा, इस पॉइंट, क्या है कि आपका इसका वेट तो अब इतना वाला पार्ट यूज कीजिएगा तो इतना का ही वेट आएगा स्टील का, तो इसमें आपको सवाल भी क्या मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप पे होगा सर। हाँ, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा, तो इस केस में आपको क्या लेना है, तो मैक्सिमम यहाँ पे W प्लस आपका इसका वेट भी कंसीडर करना होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो निकल के आएगा, तो ये आपका इसका वेट, तो आपका इस पूरा वेट कंसीडर करना है, प्लस W को भी ऐड करना है, प्लस इस वायर का भी स्ट्रेस वेट लेना है, तब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा। तो अगर स्टील का हमको वेट निकालना है, तो इसका अगर डेंसिटी गामा है, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, तो इसके वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, आपका स्टील वेट स्टील का आ गया, तो एरिया स्टील का एरिया निकल जाएगा π/4 d², डायमीटर दिया हुआ है ना, तो π/4 इंटू d² आपका एरिया हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये W हो जाएगा डिवाइडेड बाय पर क्या कर लेना है, इसका एरिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, होगा। अब लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस फार्मूला में पुट करके निकाला जा सकता है। गामा ऑफ स्टील आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो अगर गामा आपका इसका स्टील है, स्टील का डेंसिटी अगर गामा ले लेते हैं तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसे उस जैसे सर डेंसिटी सर कितना होता है सर स्टील के लिए, स्टील के लिए कितना, जैसे न्यूमेरिकल अभी बनाना है सर, कोई ऐसा ही तो यहाँ से बन जाएगा, गामा निकालना नहीं पड़ेगा यहाँ से, जैसे कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इफ 40, हाँ कैलकुलेट करना होगा, तो स्टील का डेंसिटी दिया हुआ होगा बुक में, हम उसको काटना छूट गया है, इसमें स्टील आपका डेंसिटी दिया हुआ होगा, इससे कितना होता है, नहीं सर यहाँ से कंक्रीट का वैसे भी आ जाएगा सर कहाँ पता है सर, स्टील के लिए 2.1 × 10⁵ होता है सर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वो तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है सर, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी डेंसिटी यहाँ मांग रहा है सर, इस तरह नहीं हो सकता सर, ये W सेल्फ वेट में है सर, हाँ W आपका वेट है ना, यस सर, तब तो यस गामा चाहिए सर, वेट ऑफ W वेट लोअर इन W आपका इसका वेट दिया हुआ है, चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर सबको, ये सिंपल सवाल था सर हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये चीज, अगर अब यहीं पर एक सवाल और है कि अगर इस तरह का आपका एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंड में W लोड लग रहा है, ठीक है, इंड में हम क्या अप्लाई किए हैं, W लोड अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसका डायमीटर D, मान लीजिए इसका डायमीटर D है,
लोड यहाँ पर कितना अप्लाई किए हैं, पी लोड बोल दीजिए या डब्ल्यू लोड अप्लाई कर दिए हैं, तो इसका डिफॉर्मेशन इसमें कितना आएगा इस लोड के कारण, ये हो जाएगा डब्ल्यू सर लोड अप्लाई गामा एल अपॉन के कारण इसका गामा एल अपॉन 2 गामा एल अपॉन 2 ए। तो आपको ये डब्ल्यू लोड के कारण बोल रहे हैं, सेल्फ वेट के कारण नहीं है। दिस इज द लोड, वो तो सेल्फ वेट के कारण होता है सर, गामा W यही। तो इसमें तो मतलब अगर आपका लोड डब्ल्यू लोड यहाँ लग रहा है, डायरेक्ट रट के मत आया कीजिए, कंसेप्ट समझिए, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू लोड अप्लाई किए हुए हैं, तब आपको बताना है कि इसमें डिफॉर्मेशन कितना निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे आया था उतना है ना आएगा। हाँ, तो ये चीज को आपको समझना है। इससे पहले जो ओरिजेंटल केस था यहाँ पर सर एल दिया हुआ है सर, लेंथ। हाँ, लेंथ इसका यहाँ से ले, आपका लेंथ दिया हुआ है एल, और इसका लेंथ एरिया दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, यस सर, हो जाएगा सर, पर 4 डीएस कर हो जाएगा। फिर यहाँ से गामा निकल आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा, तो ये आपका एल प्लस डेल्टा एल हो गया। लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। ठीक है, तो आपको यही डेल्टा एल जो निकालिएगा, तो ये आपका पीछे वाला केस ही है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, अब आपको इसमें क्या, इसको अगर लिखिएगा तो वो पीछे वाला ही केस है सेम। पी डब्ल्यू लोड लगाना है, आप पी लोड बोल दीजिए, या डब्ल्यू लोड, डब्ल्यू के टर्म में ही हम बोल रहे हैं। डब्ल्यू आपका डब्ल्यू इंटू एल बाय सर, यही हो जाएगा सर, सिग्मा बाई स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल लिखेंगे। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, पी बाय डब्ल्यू लोड है, तो यहाँ डब्ल्यू लिख दीजिए। इस तरह का डब्ल्यू बाय आपको डायरेक्ट यहाँ डब्ल्यू बाय ए बाय, तो आपको क्या निकालना था, डेल्टा एल निकालना। तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, डब्ल्यू एल बटा ए। यस सर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको पूछता है, अगर यहाँ पे पी अप्लाई डब्ल्यू लोड अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। बार आपका इससे पहले हॉरिजॉन्टल लेके किए थे ना, ये आपका क्या वर्टिकली हैंग कर रहा है। अगर लोड आपका बार आपका वर्टिकली फिक्स हैंग कर रहा है, उसके नीचे एक डब्ल्यू लोड लगाए हुए हैं, तब आपका स्ट्रेस कितना आएगा, तो आपका वो सिंपल केस हो जाएगा, चाहे इस तरह रखिए या आपका इस तरह, तो सेम दोनों में निकल के आता है लोड। तो कितना आएगा, डब्ल्यू एल अपॉन ए निकल के आएगा। ताकि क्यों, यहाँ पे हर जगह आपका स्ट्रेस के लोड क्या, हर जगह कांस्टेंट लोड लगा है। लेकिन यही केस में अगर आपको सेल्फ वेट के द्वारा अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर अब आपका सेम क्वेश्चन में सेल्फ वेट के कारण अगर निकालना है, तब बोलिए, तब कितना होगा, तब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी पहले करके बताइए। अब पेज में आपका सेम चीज को क्या किया गया है, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। अब आपका क्या है, आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका डेंसिटी दिया हुआ है, या मान लीजिए, हाँ डेंसिटी ले लेते हैं, या इसका टोटल वेट डब्ल्यू है रॉड का। अब दूसरा केस क्या है, या तो आप अभी मान लीजिए कि इसका टोटल वेट रॉड का जो लेंथ आपका एल है, पहले एल लेंथ लिख देते हैं। तो ये जो रॉड है आपका, इसका लेंथ एल है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका लोड जो लग रहा है, इसका खुद का सेल्फ वेट लग रहा है डब्ल्यू। खुद के वेट के कारण इसमें कितना इलांगेशन निकल के आएगा, सेल्फ वेट डब्ल्यू बोल दीजिए, या इसका मान लीजिए डेंसिटी गामा है, ठीक है। वेट आपका डेंसिटी कितना है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपका इसका गामा दिया, वेट डेंसिटी, ये आपका क्या दिया हुआ है, वेट डेंसिटी दिया हुआ है, वेट डेंसिटी। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पढ़े हुए हैं कि नहीं, ये वाला ये तो आप लोग को है भी। स्ट्रिप एक तो काटेंगे सर। हाँ, तो इसको अब सवाल को बनाने का अब नियम देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट पीएल अपॉन ई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लोड इस केस में आपका वेरिएबल हो गया, लोड आपका कांस्टेंट नहीं है। अगर छोटा सा अगर यहाँ तक देखिएगा, तो यहाँ तक कितना लोड लग रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग लगेगा सर।
डिफरेंस है। तो लोड आपका वेरी कर रहा है, तो अब आपका PL अपॉन ई नहीं लगा सकते, वहां पे कांस्टेंट स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर, हम नीचे से ही हम कर रहे हैं, यहाँ से आपको x डिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रिप कंसीडर करना, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रिप बना दिए हम ज्यादा, क्योंकि आपका स्ट्रिप कैसा है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है, इसका थिकनेस कितना है dx, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है x डिस्टेंस से। अब जो इस स्ट्रिप पर लोड लग रहा होगा, स्ट्रिप पर आपको, स्ट्रिप को हम बाहर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिप के ऊपर जो आपका लोड लग रहा होगा, तो लोड ये किसके कारण लग रहा होगा, नीचे वाला जो आपका मेंबर है उसका वेट, यस सर, नीचे जो x इसके पर का मेंबर है उसका वेट आपको लग रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं px, लोड ड्यू टू x लेंथ का जो मेंबर है उसके कारण, यही आपका इसके ऊपर भी लगेगा, तो मतलब से रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो यही आपका px लगेगा, और ये इसका लेंथ कितना है dx, ठीक है। अब ये px को आपको कैलकुलेट करना है, ये px किसकी होगा, वेट ड्यू टू x, इसका जो वेट होगा वही होगा आपका। तो डेल्टा अब स्ट्रिप में अब इलोंगेशन कितना आया है, इस स्ट्रिप में अगर हम इलोंगेशन निकालें वो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं px, इसका लेंथ dx dl अपॉन ई। स्ट्रिप में तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं px dx अपॉन ए, ठीक है। गामा आपका क्या था, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल था, तो ये px सब निकल जाएगा। तो px निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेट आपका गामा है, तो गामा इनटू इसका एरिया, एरिया तो कांस्टेंट होगा, हर एक जगह का एरिया क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो रेक्टेंगल हो जो भी है, तो उसका एरिया आपका, तो गामा इन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा इंटू, बताइए, तो px निकालने के लिए क्या निकालना, गामा इंटू सर a इंटू एल होगा सर, a इंटू एक्स, इंटू लैम्डा, वॉल्यूम इंटू एक्स, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यस सर, a इंटू एक्स हो जाएगा सर, इंटू गामा, x इंटू गामा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया इंटू x इंटू यस सर, इंटू गामा, यहाँ का जो आपका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू x a इंटू f इंटू गामा। तो यहाँ पर px अब आपका क्या हो जाएगा, px के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो px के जगह गामा, यहाँ पर गामा ax, यहाँ ax इंटू गामा dx अपॉन ए, ठीक है। अब ये ए और ये एक है, तब आपका गामा स्ट्रिप जो बचा वो कितना बच गया, तो डेल्टा आपका स्ट्रिप जो बच गया वो आपका कितना बच गया, x गामा dx अपॉन ई, ठीक है। अब आपको ये छोटा सा, इसमें आपका स्ट्रिप में डेल्टा है, तो टोटल डिफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल कितना इंटीग्रेट कर देंगे सर, 0 से l तक, 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से l तक, यस कहां सर, से कहां तक इंटीग्रेट हुआ, 0 से लेके l तक, 0 से l, 0 से लेके l तक, ये क्या होगा, x गामा dx अपॉन, तो अब आपको क्या करना होगा, 0 से इंटीग्रेट कहां तक करना है, l तक इंटीग्रेट करना है। अब इसमें से बाहर क्या निकालना है आपको, x गामा और ई, गामा आपका क्या होगा, गामा ई बाहर आ जाएगा सर, गामा ई बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन s स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 आ जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 तक कर दी, ठीक है। 0 से लेके l तक आपका इंटीग्रेट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गामा l स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका इसमें डिफॉर्मेशन कितना निकल के आता है, गामा l स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आता है, ठीक है। अब इसको वेट के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो वेट बराबर गामा इक्वल टू क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, गामा इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आपको क्या लिख देते हैं, एरिया इनटू लेंथ, यस सर। तो अब गामा के जगह आपको क्या पुट कर देना है, W बाय AL, ठीक है। और यहाँ पे l स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, WL अपॉन 2, तो आपका टोटल डिफॉर्मेशन या गामा दिया हुआ है तो गामा l स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा, अगर आपका क्या है वेट दिया हो WL अपॉन 2 निकल के आएगा, 2AE, यस,
तो ये डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, हेडिंग दे दीजिएगा डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर, सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग को डिराइव करने भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी यस सर, ड्राइव करने के लिए भी पूछ सकता है ड्राइव सर। पूछा हुआ है, डेरिवेशन पूछा में हुआ भी क्वेश्चन है, पूछा पूछा हुआ हुआ है क्वेश्चन सर। है, ठीक है। जैसे यस दोनों सर। पूछता है। डायरेक्ट बोल देगा इसको निकालिए ड्राइव कर। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, इस पे सवाल भी पूछ देगा आपको, डब्ल्यू दिया हुआ होगा, अब इस पे एक सवाल बना रहे हैं। अब इसी में क्या करेगा कि यहाँ नीचे डब्ल्यू लोड भी लगा देगा, अब इसका डब्ल्यू भी है, तब बताएगा कि बताइए कि पूरा डिफॉर्मेशन कितना होगा। सवाल को अगर हार्ड करना चाहते हैं तो इसको ट्राई करके आइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका एक तो सेल्फ वेट भी है, प्लस यहाँ एक डब्ल्यू वेट भी लगा हुआ है, जैसे सीजे में भी क्वेश्चन आया हुआ। इसी क्वेश्चन में क्या कर देगा कि आपका डब्ल्यू आपका सेल्फ वेट भी लग रहा है और यहाँ डब्ल्यू है, तो आप बताएं टोटल डिफॉर्मेशन कितना निकल गया है। तो सवाल को आप लोग का सॉल्व करके आएगा, तो होमवर्क आपका हो गया सवाल। इसी सवाल में क्या करना है, नीचे आपका एक डब्ल्यू इसका वेट के जितना ही डब्ल्यू लोड भी लगा देना है, ठीक है। तब आपको टोटल डिफॉर्मेशन निकाल के आना है। एक तो इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा और यहाँ इसके नीचे उसी का जितना वेट है उतना ही वेट यहाँ नीचे भी अप्लाई कर दिया गया, तब आपका टोटल डिफॉर्मेशन कितना है। ठीक है, अब इस केस में ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आपका ज्योमेट्री जो भी हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो या रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, हर एक केस में फॉर्मूला यही निकल के आता है। यस सर, एरिया खाली चेंज हो जाएगा सर यहाँ पर। एरिया तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, डब्ल्यू गामा लेके निकाले हैं, तो इसमें एरिया पे कोई आपका रूल नहीं है। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम में किसी भी तरह का एरिया जैसा भी शेप रहेगा उसका एरिया ले लेंगे सर। हाँ, तो सवाल में ले सकते हैं, लेकिन आइदर सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, तो उस पे आपका ज्योमेट्री पे आपका नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं करता है यस सर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ही कोई भी ज्योमेट्री के लिए आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है सवाल में। तब आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट क्या है, आप किसमें ज्यादा निकल के आया। अगर यही आपका सवाल में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछेगा कि अगर आपका बार है, बार में अगर उसका सेल्फ वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन आया और आपका डब्ल्यू लोड अगर अप्लाई कर दिए इंड पे तब जो डिफॉर्मेशन आया, तो उसमें क्या अंतर है। डब्ल्यू लोड ये जो आपका है अगर उसमें ज्यादा होगा, डायरेक्ट लोड अप्लाई करते तब कितना आता था, डब्ल्यू एल अपॉन ए ही आता था। अगर सेल्फ वेट के टू कारण नीचे कितना आ आया, जाता है। सेल्फ वेट का डब्ल्यू एल अपन 2A उसका आप यहाँ डिफॉर्मेशन निकल के आया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका डायरेक्ट ये चीज पूछा जाएगा, यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, आपका हाफ निकल के आया, ठीक है। रड में अगर सेल्फ वेट यस सर, हाफ होगा सर, एक लोड लगा क्वेश्चन देते हाफ तब जो यस सर। डिफॉर्मेशन आया डब्ल्यू एल अपॉन ए ही था। कोफिशिएंट हो जाएगा, और यहीं पे आप मल्टीप्लाई क्या हो रहा किए सर। हैं, अगर सेल्फ वेट के कारण है तो आपका उसका हाफ डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। अब इसी में एक और है कोनिकल, आज यहाँ तक कोनिकल का कर सकते हैं आप लोग। अगर इसी में आपका क्या कहिए तो आपका करने रेक्टेंगुलर होता वाला है था ना, फिर अब इसी कोनिकल में कैसे आपका एक होगा। क्वेश्चन और आ सकता है। अब इसी में हम ले रहे हैं कि बार आपका क्या हो जाए, कोनिकल हो जाए। कोन बना दीजिए, कोन देखे हैं यहाँ पर ऊपर में यस सर सर्कुलर यस होगा, ठीक है, इसको सर्कुलर होता है। वाला। ऊपर में आपका कुल्फी खाए होंगे, आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो कोन होता है, तो ये चीज है, ठीक है। ये आपका फिक्स किया हुआ, ऊपर से इसका बेस को फिक्स कर दिए हैं। अब इसका लेंथ एल है और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, लेंथ एल है और इसका यहाँ से रेडियस आर दिया हुआ है। तब बताइए अब इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा, लास्ट सवाल आज का। तो सेल्फ वेट के कारण आपका इसमें कितना डिफॉर्मेशन निकल के आएगा, और इसका वेट डेंसिटी गामा है मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल वेट लिखिएगा तो टोटल वेट डब्ल्यू है, तो कोनिकल बार
तो ये भी आप लोग को पढ़ना है कि नहीं? नो सर, हम लोग को सिंपल सर। पढ़ना था सर, वही मतलब डिफॉर्मेशन दिए तो सेल्फ गेट WL सर अपन नहीं पढ़ना है, पढ़ लेंगे सर। सर इसमें पढ़ सिर्फ लेंगे एरिया सर। चेंज हो जाएगा। अब इसको ट्राई कीजिए, सेम सर इसका तरीका से वॉल्यूम करना भी है सर तो चेंज हो जाएगा सर, वॉल्यूम जो वहां पर लेंगे सर, एरिया इंटू लेंथ जो लेते हैं सर, वो नहीं होगा सर। अब देखिए इसको हम इसका कर रहे एरिया हैं, अलग हो अब जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ पर हमको क्या लेना है? एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन लेना है, कितना थिकनेस का? dx थिकनेस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सेक्शन लीजिएगा तो ये सर्कुलर यहाँ पर सेक्शन आएगा, यस सर्कुलर, यस ठीक है। सेक्शन नीचे आपका एक Yes, सेक्शन लीजिएगा, ये एक सर्कुलर एक्स हुआ, तो ये इस तरह का सेक्शन आपको आएगा, ठीक है। इस चीज को हम बाहर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा नहीं दिख रहा, तो ये आपका इस तरह का सेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह सर्कुलर होगा और नीचे भी यहाँ पे सर्कुलर होगा, इस तरह का आपको सेक्शन निकल के आएगा, ठीक है। और इस सेक्शन का डेप्थ यहाँ पर ये कितना होगा? dx होगा स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बताइए, यहाँ पर जो आप px लग रहा होगा, नीचे आपका लोड कितना लग रहा होगा? px, वो आपका कितना लोड होगा? w इंटू एक्स। नीचे वाला वेट जो आपका यहाँ पे इसके कोन के नीचे जो वेट है वो क्या होगा? w इंटू एक्स। अब इसके ऊपर जो आपका वेट लग रहा होगा, यहाँ पर एरिया बताइए, यहाँ का एरिया ऊपर भी आपका इतना ही px लग रहा होगा, ठीक है। अब इसका एरिया कितना है? यहाँ का अगर एरिया ax की बात करें तो यहाँ का एरिया बताइए, तो ये पार एरिया को स्क्वायर थोड़ा सा कांस्टेंट मान सकते हैं, तो rx, यहाँ का रेडियस कितना है? rx, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? पाई पार स्क्वायर एक्स पाई आर एक्स का स्क्वायर, पाई Yes, आर sir. एक्स का स्क्वायर, आपका इसका ऊपर Yeah. वाला एरिया हो गया। ये छोटा सा सेक्शन है तो एरिया दोनों जगह कांस्टेंट किया जा सकता है। अब देखिए, अब px को पहले निकालते हैं, तो px आपका क्या होगा? वेट, नीचे का जो वेट लग रहा है, इसके नीचे का आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्स पार्ट का ये वॉल्यूम इंटू गामा। अब ये वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पार स्क्वायर एक्स टू पार एक्स स्क्वायर इंटू गामा। अब इसका एरिया, आपका कोन का एरिया क्या होता है? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू एक्स, ठीक है, इंटू गामा। इतना सही है सबको? कोन का वॉल्यूम भुला गए आप लोग? नहीं सर याद है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 होता है सर, बेलन का 1/3 होता है सर। हाँ तो हाँ, 1/3 तो पाई बोले सर, स्क्वायर तो 1/3 आपका बेस पाई एरिया, स्क्वायर बेलन होता का है अगर सर। एरिया क्या होता है ना, तो 1/3 एरिया इंटू एक्स कर दिए ना, नीचे का यहाँ बेस का एरिया ये एक्स इंटू एक्स होगा, इंटू गामा। अब देखिए डेल्टा स्ट्रिप, अब स्ट्रिप का आपको निकालना है। अब डेल्टा स्ट्रिप निकालते हैं, तो डेल्टा स्ट्रिप क्या हो जाएगा? डेल्टा स्ट्रिप जो निकालिएगा तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? px इंटू चेंज इन लेंथ, पी एल अपॉन ए लिखते थे ना, तो p इंटू यहाँ पर क्या लिखिएगा? डेल्टा t इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ax लिखेंगे इंटू ई, ठीक है। तो अब p के जगह तो इतना आ जाएगा 1/3 ax इंटू एक्स इंटू गामा, ठीक है। तो ये x पे जो एरिया है, x इंटू गामा इंटू dx dx डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपका ax नीचे एरिया आया और e आया, ये ax कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा? गामा बच गया, x बच गया, dx बच गया, और y नीचे कितना आ गया? 3e आ गया। अब डेल्टा कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा कैलकुलेट, डेल्टा स्ट्रिप कर लेना, बस यही अंतर था इसमें। तो 0 से L आपका इंटीग्रेट है, इसको भी इंटीग्रेट कहाँ से करना है? 0 से L करना है, 0 से L गामा x। तो अब आपका कितना हो जाएगा देखिए, तो अब इससे बाहर क्या निकल जाएगा? गामा अपॉन 3 बाहर हो गया, गामा अपॉन 3, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 0। 2 हाँ, तो ये चीज कितना निकल के आ जाएगा? गामा एल स्क्वायर अपॉन 6 ही निकल के आता है, ठीक है। तो कोन के केस में कितना आता है? गामा एल स्क्वायर अपॉन 6। और अगर इसको इस तरह कैलकुलेट करें
डेल्टा गामा इक्वल टू क्या होगा इसका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम कितना निकाले थे, 1/3 एरिया इंटू एल। ठीक है, यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3W/L। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए गामा की जगह। तो ये आपका इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कितना निकल के आएगा। अगर वेट के टर्म में निकालना चाहते हैं तो वेट के टर्म में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर गामा की जगह 3W/Al पुट कर दीजिए। तो 3W/Al और L²/6 था। ये भी कितना निकल के आएगा, WL/2AE। ठीक है, फॉर्मूला में आपका वेट के टर्म में नहीं आता ऐसे, लेकिन अब गामा लिखिएगा तब आपका चेंज है। तो वेट के टर्म में सेम ही फॉर्मूला पीछे जितना आया था उतना ही इसका भी निकल के आता है, WL/2AE। गामा के टर्म में निकालिएगा गामा L²/6 ये कोनिकल वार का था। ये हुआ दोनों पॉइंट। यस सर। अब आप जितना क्वेश्चन जितना से जितना कर सकते हैं क्वेश्चन कीजिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्लास में हम सीरीज ऑफ बार बता देंगे। इसी फॉर्मूला पे आपका 2-3 बार एक साथ दिया हो तब क्या होगा। ठीक है, हर एक का पी लोड है, अब इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे तब कैसे निकलेगा टोटल इन्फॉर्मेशन। तो सवाल ही सवाल है इसमें। आप लोगों को तो ये पढ़ना होगा, इसके बाद आपको ये भी पढ़ना है ना टेपर बार। ये तो पढ़ना है सर, टेपर अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो। यस टेपर पढ़ना है सर, टेपर पढ़ना, ये भी पढ़ना होगा। सब कुछ चलिए आज यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है ना दोनों केस में? दोनों को अच्छा से कर लीजिएगा, पूरा ड्राइव कर दिए हैं। तो अब उसका जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा प्रॉब्लम बनाइएगा रामामूर्तम से या जो भी बुक है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी नहीं होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक बार पहले आप लोग बना के आइए। ठीक है, तो रामामूर्तम बुक से ही हम चलेंगे। ठीक है, तो वही बुक अच्छा भी है, तो उस बुक का और कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को होगा तो ग्रुप में भेज देंगे। अगर अच्छा कोई क्वेश्चन लगेगा तो उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस को थोड़ा देख लेंगे। शियर स्ट्रेस क्या है, थोड़ा प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे फिर। और जो सवाल भी आप लोग थोड़ा करते रहिए, थोड़ा थ्योरी भी होते जाएगा क्लास में, दोनों साथ एक साथ क्लियर हो जाएगा। बालमुकुंद ये जाओ। एगो हम तो यादो क्या ले छियै हम लोग सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज के टॉपर बने, यादो करे के कोई जरूरत नहीं है, छतियो कोई जरूरत नहीं है। जाके तो सीट ला जेबे, छाप देबे, टॉपर बन जेबे। रतै के भी कोई जरूरत नहीं है, नाम लिखो ले छियै। रतियो कोई जरूरत नहीं है, सीट ला जाके छाप देबे, टॉपरे बन जेबे। देते में दिमाग खराब है कि बालमुकुंद अपना मन से लिखवा तो फेल करवा, और कोनो बात नहीं है। अपना मन से पढ़ के लिखवा, नहीं तो कम नंबर एक तो नहीं कम नंबर नहीं फेल भए जेबा।
अपना मन सही बात है, अपना मन से यही हाल है छे। ત્યાં ખાલી આપ की होते पढ़ते आराम से जे याद છે ठीक છે, नहीं तो एग्जाम हॉल में चीज करबे करते ठीक शिवम अरे तू कुछ कर टेंशन सके नहीं तो लेते सर ये शिवम ने नहीं करता है, शिवम ने करी स्टोरी। भाई कहता ठीक है। यहाँ में रहना चाहिए कि गल्ले वालों को निकला